Assalamu alaikum dear students. Finally this is the last lecture from the chapter number 5 cell cycle, and today I am going to teach you apoptosis and necrosis. हम इस पूरे प्रोसीजर को डिटेल में पढ़ने वाले हैं, एडवांटेजेस पढ़ेंगे, उसकी काजेस पढ़ेंगे और वो कैसे होता है ये सब कुछ भी पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको सिर्फ एक चीज़ क्लियर करवाना चाहूँगा, वो ये है कि डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं अपनी बॉडी के मुतालिक, ह्यूमन बॉडी के मुतालिक, तो हमारी बॉडी में तकरीबन एक दिन के अंदर 50 अरब से 70 अरब जो सेल्स हैं उनकी रोज़ डेली बेसिस पे डेथ हो रही है, और इससे ज़्यादा बन भी रहे हैं। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ कई जगह पे पढ़ा कि स्लॉग्ड ऑफ हो जाते हैं, तो इसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर इतने सेल्स की डेथ भी हो रही है स्लॉग्ड ऑफ होने के अलावा। अब वो डेथ कैसे होती है, उसके पीछे चंद एक रीजंस हो सकती हैं। डियर स्टूडेंट, हो सकता है कि वो जो सेल है जिसकी डेथ हो रही है उसको प्लान करके डेथ किया जाए या एक्सीडेंटली डेथ हो जाए, सपोज दैट। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर एक्सीडेंटली डेथ होने का मतलब ये कि एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट के होने से हल्का सा एक्सीडेंट हुआ, यहाँ से कट लग गया। जब कट लगा तो कट लगने के बाद क्या हुआ डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस हिस्से पर, स्किन के इस हिस्से पर जो सेल्स हैं वो सारे तो सारे उनकी डैमेज हो गए, डेथ हो गई कुछ सेल्स की, राइट। तो इस हिस्से पर जब कट लगने से सेल्स की डेथ हो गई, तो वो डेथ कौन सी कहलाएगी, जो कि एक्सीडेंटल हो रही है। अब डियर स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी क्या करती है, बहुत एफिशिएंट वर्किंग है इसकी। ये क्या करती है कि अगर इसको पता चल जाए कि ये सेल अब काम का नहीं है, तो ये क्या करेगी, उस सेल्स को प्लान करके डेथ कर देती है कि अब इसका काम नहीं रहा, अब हम इसको खुराक नहीं देंगे ताकि हम अपनी खुराक बचा लें, इसको किल कर दें। तो एक्सीडेंटल डेथ हो सकती है और प्लान्ड डेथ ज़्यादातर होती है। तो चलिए ज़रा स्टार्ट करते हैं एपोप्टोसिस से। तो डियर फ्रेंड्स, जो एपोप्टोसिस वाला प्रोसेस है, इट इज़ अ प्रोग्राम्ड सेल डेथ, यानी कि सेल्स बाकायदा एक प्लान करके प्रोग्राम करेगा और सेल्स की डेथ होने वाली है। अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट, सपोज डैट मैं कहता हूँ कि दिस वन इज़ द सेल, ये वो सेल्स है कि जिसमें एपोप्टोसिस होने वाली है, जो कि अभी किसी काम का नहीं है, ठीक है। अब पहला स्टेप क्या होने वाला है डियर स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था कि जो सेल होता है, सेल के अंदर अगर हम उसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो सेल की जो स्ट्रक्चर होती है उसको जो मेंटेन कर रहा है वो होता है साइटोस्केलेटन। डियर स्टूडेंट्स, नेम क्या होता है, दैट्स नेम इज साइटोस्केलेटन, या सेल स्केलेटन का नाम देते हैं, जो कि सेल की शेप को मेंटेन कर रहा होता है। इस तरह से देखें। अब स्टेप नंबर 1 कि जब एपोप्टोसिस होगी, जब सेल्स की प्लान डेथ की जाएगी, तो उस प्लान डेथ करने के दौरान सबसे पहला स्टेप क्या होने वाला है कि सेल क्या करेगा, सेल इस साइटोस्केलेटन को ब्रेक कर दिया जाएगा। पहले स्टेप में क्या होने वाला है कि जो साइटोस्केलेटन जो कि सेल की शेप को बरकरार रख रहा था डियर स्टूडेंट, उसको क्या कर दिया गया, अब ब्रेक कर दिया। साइटोस्केलेटन को यहाँ से ब्रेक कर देते हैं। चलें, यहाँ से ब्रेक हो गया, यहाँ से ब्रेक हो गया। अब ये अंदर की तरफ जाएगा, हो सकता है बाहर की तरफ मूव कर जाए, क्योंकि अब शेप को मेंटेन करने वाला तो कुछ भी नहीं है इसके अंदर, वो तो ब्रेक हो चुका है। सेकंड डियर स्टूडेंट, यहाँ पर क्या होने वाला है कि ये इसका जो क्रोमाटिन है पहले वो इस तरह से बिखरा पड़ा था। अब क्या होगा, वो सेल्स जिसकी प्लान्ट डेथ होगी, उसके जो क्रोमाटिन होगा ना, वो क्रोमाटिन कंडेंस्ड हो जाएगा। क्रोमाटिन पहले बिखरा पड़ा था, अब वो क्या हो चुका है, देखिए काफ़ी ज़्यादा कंडेंस्ड हो गया। और क्रोमाटिन हम कहते हैं ये मौजूद होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर, क्योंकि एक सेल में यही स्ट्रक्चर होती है ना, सेल के अंदर साइटोस्केलेटन शेप को मेंटेन करता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम या क्रोमाटिन मौजूद आपको देखने को मिलेगा। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि क्रोमाटिन कंडेंस्ड हो गया, प्रोसेस लिखते जाइए, साइटोस्केलेटन टूटा, क्रोमाटिन क्या हुआ, कंडेंस्ड। तीसरा स्टेप क्या हुआ कि न्यूक्लियर इन्वेलप भी क्या हो गया, ब्रेक, ये भी टूट गया। तो चलिए हम इसको भी ब्रेक करवा देते हैं, ये लें, ये लें डियर फ्रेंड्स, न्यूक्लियर इन्वेलप इज आल्सो ब्रेक डाउन। तो न्यूक्लियर इन्वेलप भी टूट गया। फाइनली जब ये सारा प्रोसेस हो जाएगा, तो उस प्रोसेस के बाद क्या होगा डियर स्टूडेंट, यहाँ से कुछ क्रोमाटिन मटीरियल आएगा। ये जो क्रोमाटिन है, इस क्रोमाटिन मटेरियल, कुछ क्रोमाटिन मटेरियल इधर वाली साइड पे आ जाएगा। इस तरह क्रोमाटिन मटेरियल सेल के अंदर ना मुख्तलिफ हिस्सों पे बिखर जाएगा, ये ले ऐसे बिखर जाएगा। फिर ये जो क्रोमाटिन मटेरियल है जो कि सेल की इस साइड पर आ गया, जहाँ पर साइटोस्केलेटन ऑलरेडी टूट चुका है, तो डियर फ्रेंड्स, ये सेल मेम्ब्रेन जो होगी वो बाहर की तरफ हो जाएगी, और जो आपके पास क्रोमाटिन होगा वो कहाँ पर आ जाएगा, क्रोमाटिन मटीरियल यहाँ पर आ गया। जब क्रोमाटिन मटेरियल बाहर की जानिब आ गया, तो जो सेल मेम्ब्रेन होगी ये अंदर वाली साइड से इस तरह से करीब आ जाएंगे, थोड़ी सी जब करीब आ जाएंगी, तो इस तरह से डियर फ्रेंड्स, जहाँ जहाँ से स्केलेटन टूटा होगा वहाँ से इस तरह से ना
कुछ बाहर की जानिब आउट ग्रोथ इस तरह से सेल के बाहर बनती जाएंगी, और उस आउट ग्रोथ के अंदर क्या होगा, उस आउट ग्रोथ के अंदर ये जो क्रोमाटिन होगा ये मौजूद होगा, और हम उन आउट ग्रोथ को क्या नाम दे देंगे, दिस वन इज नोन एज, उसको आप नाम दे देंगे ब्लब्स का। क्या नाम देंगे, उसको नाम देंगे आप डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए दिस वन इज नोन एज, उसको हम नाम दे देंगे इस तरह से ब्लब्स। व्हाट्स दैट इट्स नेम, इट्स नेम इज ब्लब्स। अब ये जो ब्लब्स होंगी, ये ब्लब्स डियर स्टूडेंट्स यहाँ से सेल से सेपरेट होंगी, और सेल से सेपरेट होने के बाद ये जो इसी सेल के करीब करीब वाले इस तरह से और भी सेल्स तो मौजूद होंगे ना, ज़ाहिरी तौर पर मौजूद होंगे, तो ये वाले जो यहाँ से सेपरेट होंगे ब्लब्स, और ब्लब्स जैसे ही सेल यहाँ से सेपरेट होंगी, जब सेपरेट हो जाएंगी, ये देखें मैं इसको सेपरेट करवा देता हूँ। तो चलिए देखें यहाँ पर जो ब्लब है वो सेपरेट हो चुकी है सेल से, और जब ये ब्लब सेल से सेपरेट हो जाएगी हम इसको क्या नाम दे देंगे, अब इसको ब्लब का नाम नहीं देंगे, अब ये कहलाएगी अपोप्टोटिक बॉडीज। क्या कहलाएगी, अपोप्टोटिक बॉडी कहलाएगी। तो पहले क्या कहला रही थी, पहले इसको नाम दिया था मैंने ब्लब्स का। तो यहाँ पर देखिए डियर फ्रेंड्स, ये चेंजेस आ गए, ब्लब से वो क्या बन गई, अपोप्टोटिक बॉडी बन चुकी है। अब उसके बाद क्या होगा, ये जो अपोप्टिक बॉडीज होंगी, ये अपोप्टिक बॉडीज यहाँ पर जो सेल होगा वो सेल इस तरह से अपनी मेम्ब्रेन अंदर की तरफ लेके जाएगा, फिर अपोप्टिक बॉडीज यहाँ से मूव करके इधर आ जाएगी, और सेल फाइनली ये जो अपोप्टिक बॉडी होगी ना, जो कि सेल के अंदर इधर वाली साइड पर आ गई है, तो इसको वो क्या करेगा, अगेन एंडोसाइटोसिस का प्रोसेस होगा, और एंडोसाइटोसिस के प्रोसेस के ज़रिए से इस अपोप्टोटिक बॉडीज़ को अपने सेल के अंदर लेके जाएगा, और जब ये अपोप्टोटिक बॉडी सेल के अंदर आ जाएगी तो इसको डाइजेस्ट कर लिया जाएगा, इससे एनर्जी हासिल कर ली जाएगी। तो फाइनली ये जो सेल होगा उस सेल्स की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो ये हो गया वो प्रोसेस जो कि अपोप्टोसिस के ज़रिए से हो रहा है। अब इसकी रीज़न क्या होती है डियर स्टूडेंट, इसकी रीज़न ये होती है कि अगर हमारी बॉडी के अंदर कुछ जो सेल्स हैं अगर वो डैमेज हो जाते हैं या स्ट्रेस की कंडीशन के अंदर, यानी कि वो सही तरह से अपना काम नहीं कर पा रहे, फंक्शन उनका सही तरह से परफॉर्म नहीं हो रहा, तो उसके नतीजे में क्या होगा, उस सेल्स की इस तरह से प्लान करके प्रोग्राम्ड करके डेथ कर दी जाएगी। ये वो प्रोसीजर आएगा जिसकी वजह से डेथ की जाती है। अपोप्टोसिस का जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट है हमारे लिए। उसकी रीज़न ये है कि इसके काफ़ी सारे एडवांटेजेस होते हैं। अब एडवांटेजेस क्या होते हैं, इसका एक जो एडवांटेज होता है डियर स्टूडेंट्स वो होता है इसका डेवलपमेंट के प्रोसेस के अंदर। मैंने आपसे ये कहा था कि जो डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है, जब एक छोटा बेबी बनता है उसके छोटे छोटे पार्ट्स बनते हैं, ऑर्गन्स बनते हैं, उस प्रोसेस को क्या नाम देते हैं, डेवलपमेंट का प्रोसेस का नाम देते हैं। अब डेवलपमेंट के प्रोसेस जब हो रहा होता है ना बच्चे, तो बेबी की जो फिंगर होती है ना, बेबीज फिंगर, हाथ की फिंगर्स या पाँव के फिंगर्स, वो अटैच्ड होती हैं। बेबीज फिंगर्स क्या होती हैं, आपस में इस तरह से ना इकट्ठी होती हैं ऐसे, सही है। तो अब इन फिंगर्स को अलग करने के लिए फिंगर्स के दरमियान ये जो सेल्स होंगे, इन सेल्स को भी तो किल करना पड़ेगा ना। तो इन सेल्स को किल करने के लिए, बेबीज़ की फिंगर को सेपरेट करने के लिए हम जो प्रोग्राम्ड डेथ इस्तेमाल करेंगे, उस प्रोग्राम डेथ को क्या नाम दिया जाएगा, दिस वन इज़ नोन एज अपोप्टोसिस का नाम दे देंगे। सो होप सो आपको बच्चे ये क्लियर हो चुका होगा अपोप्टोसिस का पूरा प्रोसेस। अब चलते हैं नेक्रोसिस की जानिब। नेक्रोसिस इज़ द एक्सीडेंटल डेथ, गलती से डेथ हो जाना, उसको नाम दे देंगे नेक्रोसिस का प्रोसेस। अब इसकी वजह क्या होती है डियर स्टूडेंट, इसकी चंद एक वजह हो सकती है कि हो सकता है कि कोई इंजरी हो जाए, हो सकता है कोई इन्फेक्शन हो जाए, या कैंसर की वजह से, या फिर हिपोक्सिक की वजह से। हिपोक्सिक का मतलब होता है कि लैक ऑफ ऑक्सीजन। अगर किसी सेल को ऑक्सीजन सही तरह से नहीं मिल रही, अगर किसी सेल को ऑक्सीजन सही तरह से नहीं मिल रही तो उसकी डेथ हो सकती है। और अगर उसकी डेथ हो गई ऑक्सीजन की कमी की वजह से, हम उसको क्या नाम दे देंगे, नेक्रोसिस का नाम दे देंगे। ये एमसीक्यूज में टर्म इस्तेमाल की जाती है और ये शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आखिरी चीज़, अगर आपका कोई जख्म है बॉडी के ऊपर और उस जख्म की आप सही तरह से केयर नहीं कर पा रहे, तो उस जख्म वाले हिस्से पर जो सेल्स होंगे, सेल्स के बच्चे डेथ होना शुरू हो जाएगी। और वो जो डेथ होना शुरू हो जाएगी हम उसको क्या नाम दे देंगे, दिस वन इज़ नोन एज नेक्रोसिस का नाम दे देंगे, कि यहाँ पर जो डेथ हो रही है वो नेक्रोसिस की वजह से हो रही है। अब हम इसके प्रोसेस की बात कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट, सपोज दिस वन इज़ अ सेल जो कि नेक्रोसिस की वजह से जिसकी डेथ होने वाली है, क्योंकि हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये एक हिपोक्सिक सेल है, सही है, हिपोक्सिक सेल जिसको ऑक्सीजन सही तरह से नहीं मिल रही। अब पहला पॉइंट ये है कि डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो हिपोक्सिक सेल होगा ना, ये हिपोक्सिक सेल्स के जो लाइसोसोम वाले स्ट्रक्चर होंगे, वो लाइसोसोम डियर स्टूडेंट इस तरह से ना, लाइसोसोम जो है वो स्पेशल काइंड ऑफ एंजाइम्स रिलीज कर देगा। हिपोक्सिक सेल्स ने क्या किया, ये देखें, ये जो ग्रीन में है ये क्या है, एंजाइम्स हैं।
तो हिपोक्सिक सेल्स के अंदर जो लाइसोसोम होगा, ये लाइसोसोम क्या रिलीज करेगा? लाइसोसोम रिलीज कर देगा एंजाइम्स। तो देखिए लाइसोसोम ये ग्रीन कलर में क्या रिलीज कर रहा है? एंजाइम्स रिलीज कर रहा है। जब ये एंजाइम्स रिलीज होंगे, ये एंजाइम्स क्या करेंगे? ये एंजाइम्स अपने ही सेल की जो स्ट्रक्चर होंगी, जिसको हम नाम देते हैं सेलुलर स्ट्रक्चर, जैसा कि न्यूक्लियस वगैरह या कोई और स्ट्रक्चर होंगी, ये एंजाइम अपने ही इस न्यूक्लियस वगैरह को ना, और बाकी जो स्ट्रक्चर हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड्स, इन सब को वो क्या कर देंगी? डाइजेस्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स का काम है डाइजेशन में हेल्प करना होता है। तो ये डाइजेस्ट करेंगे। डाइजेस्ट करने के बाद डियर स्टूडेंट, सम टाइम क्या होता है कि ये जो एंजाइम है, ये एंजाइम इस सेल से बाहर भी आ जाते हैं। जब अगर ये एंजाइम इस सेल से बाहर आते हैं तो क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? जो करीब वाले सेल्स होंगे, ये उन सेल्स के ऊपर भी अटैक कर देंगे, फिर जिसकी वजह से वो जो करीब वाले सेल्स होंगे, उन सेल्स की भी जो डेथ होती है वो स्टार्ट हो जाएगी। फिर उन सेल्स के अंदर भी जो प्रोसेस है वो नेक्रोसिस का स्टार्ट हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वो प्रोसेस होता है नेक्रोसिस का, जो कि काफ़ी हद तक खतरनाक भी हो सकता है। और एक आखिरी एमसीक्यू डियर स्टूडेंट, वो नेक्रोसिस से मुतल्लिक है, वो ये है कि डियर स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि स्पाइडर के बाइट करने से जो प्रोसेस होता है, जो सेल्स की डेथ होती है, वो कौन सा है? वो एपोप्टोटिक है या फिर आपके पास नेक्रोसिस है? तो मुझसे एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन भी पूछा था कि इसकी वजह क्या होती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि डियर स्टूडेंट, स्पाइडर का जो बाइट है वो एक्सीडेंटली बाइट हो रहा है। आपने प्लान नहीं किया कि मैंने इस वक्त स्पाइडर से कटवाना है यहाँ पर, नहीं, वो एक्सीडेंटली आके अगर बाइट कर लेता है, आपको नहीं पता है, ठीक है, कोई भी नहीं चाहेगा कि उसको आके स्पाइडर बाइट कर ले या कोई भी एनिमल नुकसान पहुंचाए, तो वो एक्सीडेंटली बाइट है। इसी वजह से हम कहते हैं कि जो स्पाइडर के बाइट से सेल्स की डेथ होगी वो कौन सी होगी? नेक्रोसिस होगी। सो होप सो डियर स्टूडेंट्स, जो चैप्टर नंबर 5 है, जो कि बेसिक था आपके लिए, आपकी लाइफ में इसका बड़ा रोल रहने वाला है, तो वो आज कंप्लीट कर चुके हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6 और बिल्कुल जुनून और जज्बे के साथ नई लेक्चर सीरीज लेके हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे कनेक्टेड डियर फ्रेंड्स।